अगर कार्लोस घोन को भागना था तो वो वक्त था। जापान में क्रिसमस और नए साल का माहौल छाया हुआ था। एक ऐसा समय जब उस देश की जरूरत से ज्यादा मेहनती पुलिस भी छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ वक्त गुजारती थी। चलिए चंद सेकंड्स के लिए हमारे साथ लेबनान 1980 के दशक में, जब वो देश सांप्रदायिक हिंसा से बुरी तरह भड़का हुआ था और राजधानी बैरूत एक ग्रीन लाइन द्वारा मुसलमानों और ईसाइयों को अलग कर दिया था। इन परिस्थितियों में जॉर्ज एंटनी ज़ाइग ईसाई फौज में सैनिक मिले माइकल टेलर से, एक अमेरिकन ग्रीन बैरेट जिन्होंने कुछ साल बाद 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले में भाग लिया। दशकों बाद दोनों ने फिर एक बार हाथ मिलाकर शायद दुनिया की सबसे बड़ी गैर फौजी पलायन की साजिश रची। रविवार 29 दिसंबर 2019 की सुबह एक बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस जेट प्लेन, जिसकी 11,000 किलोमीटर से अधिक उड़ान भरने की क्षमता है, उन दोनों के साथ ओसाका जापान के पास एक कृत्रिम द्वीप कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निजी जेट टर्मिनल पर उतरा। उनके साथ 2 बड़े काले बक्से को छोड़कर कोई और सामान नहीं था। ओसाका में विमान उतरने के थोड़ी ही देर बाद टोक्यो शहर के व्यस्त रोपोंगी इलाके में सीसीटीवी सुरक्षा फुटेजेस बताती हैं, घोन अपने किराए के मकान के सामने के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और जैसा कि उनकी पहले की आदत है, वे टोपी और सर्जिकल फेस मास्क पहने हुए थे, जो जापानी लोग कीटाणुओं से बचने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं। उनकी जमानत की शर्तों के अनुसार उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर पहनने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उन पर कई अन्य प्रतिबंध जरूर लगे थे। जब जेल से वे 5 महीने के बाद छूटे इस आरोप पर कि उन्होंने निसान कार कंपनी से कुछ 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उनकी हरकतों पर नजर रखने के लिए हर बार जब वे घर से निकलते थे, निसान कार कंपनी द्वारा रखे गए सादे कपड़ों में कई निजी सुरक्षा कर्मी उनके हर कदम पर नजर रखते थे। इतने करीब आते थे वो कि उनके वकीलों ने निसान को धमकी भी दी थी। देखिए, आप हमारे क्लाइंट के निजी अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो। अगर यही चलता रहा तो हम निसान के खिलाफ मुकदमा करेंगे। धमकी असरदार रही। निगरानी न केवल कम हुई बल्कि अब वो पीछा करते समय काफी दूर रहने लगे। घोन कहीं भाग निकले, ये ख्याल उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं होगा। कहाँ जाएगा? जापान में हर कोई उसका चेहरा पहचानता है। ये सब कमियां जानते हुए घोन ने एक योजना तैयार की। वे अपने घर से निकलकर सीधे टोक्यो के शिनागावा सबवे स्टेशन पर गए और उन्होंने लगभग 4:30 बजे ओसाका जाने वाली बुलेट ट्रेन पकड़ी। स्टेशन से टैक्सी ली और कंसाई हवाई अड्डे के पास एक होटल में कमरा लिया और वहां इंतजार करते हुए बैठ गए। सिक्योरिटी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंची, मगर ज्यादा नजदीक न जाने की मनाही के कारण वो होटल के बाहर ही इंतजार करती रही। इसके बाद क्या हुआ, इसकी सटीक जानकारी या विवरण बताई नहीं गई, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। पूर्व नियत समय पर घोन होटल के पीछे के दरवाजे से पार्किंग में पहुंचे, जहां एक वैन उनका इंतजार कर रही थी। अंदर थे उनके मुक्तिदाता ज़ायग और टेलर, 2 बड़े काले बक्से के साथ। उन दोनों को देखते ही तुरंत गले लग गए। वो लोग मेन गेट पर हैं। हाँ जानता हूँ, ये वाले अंडरग्राउंड का कनेक्टिंग रास्ता दूसरी तरफ से निकलता है। चलो जल्दी करो, हर सेकंड कीमती है। उन्होंने घोन को इंजेक्शन देकर सुला दिया ताकि वो सुरक्षा जांच के दौरान आवाज ना करे और सावधानी से उसे एक विशाल ढोल के अंदर रखा। योजना साहसी थी। अगर सफल रहे तो 24 घंटे के अंदर घोन अपने परिवार के साथ हो सकता था, और अगर नहीं तो जरूर वो सारी जिंदगी जंजीरों में कैद जापान की 20 फुट जेल के अंदर सलाखों के पीछे मौत का इंतजार करता। संगीत उपकरण बहुत ही चतुरता पूर्वक बनाया गया था, इतना आरामदेह कि अगर जरूरत पड़े तो घोन अंदर कुछ घंटों के लिए लेट भी सकता था। इसे जानबूझकर इतना बड़ा बनाया गया था ताकि सामान्य बैग की तरह एक्सरे मशीन के अंदर नहीं जा सके, जिस वजह से उसे अलग से खोलकर जांचा गया। फ्लाइट रोस्टर ये बता रहा था कि बॉम्बार्डियर प्लेन इस्तांबुल तुर्की के लिए रवाना हो रहा था, बैरूत नहीं, और अंदर सिर्फ 2 ही यात्रियों का उल्लेख था, ज़ायग और टेलर। घोन तो कार्गो था। शायद ही कोई ओसाका से बैरूत निजी जेट प्लेन से उड़ान भरता है, और अगर ऐसा बताया गया तो निश्चित रूप से शक पैदा हो सकता था। रात के 11:10 पर घोन ऊपर हवा में थे। विमान के पायलटों को पता ही नहीं था कि कार्गो में क्या था, लेकिन हवा में होने का मतलब ये नहीं कि वे सुरक्षित थे। इस्तांबुल की उड़ान 12 घंटे और 8,739 किलोमीटर लंबी थी। अगर जापान को पता चला कि घोन भगोड़ा है और अगर वो औपचारिक रूप से अनुरोध करे तो उन्हें रास्ते में कहीं भी रोका जा सकता था। आपको तुरंत उतरने का निर्देश दिया जाता है, तुरंत उतरिए।
उड़ान का रास्ता सावधानी से चुनने की आवश्यकता थी। मार्ग मैत्रीपूर्ण देशों से ही गुजर सकता था। सामान्य रास्ता दक्षिण कोरिया से होकर जाता था, लेकिन जापान के साथ उनकी प्रत्यर्पण संधि थी। इसलिए दक्षिण की ओर उड़ने के बजाय उन्होंने लंबा रास्ता चुना। ओसाका से उन्होंने उत्तर उत्तर पश्चिम के रुख से रूस हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, जिस रास्ते पर वे ज्यादातर रहे। चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान के छोटे मार्गों से वे बचकर रहे। लेकिन जापान में वे अब भी इस दुविधा में थे कि घोन अपने होटल के कमरे के अंदर था। 30 दिसंबर सुबह 5:30 बजे तुर्की स्थानीय समय बम्बार्डियर जेट इस्तांबुल उतरा। घोन एक बार फिर से ढोल के अंदर दूसरे छोटे बम्बार्डियर जेट में ले जाया गया, इस बार बैरूत जाने के लिए। घोन के पास कुल 4 पासपोर्ट थे, लेबनानी, ब्राजील और 2 फ्रेंच पासपोर्ट, जो ऐसे नागरिकों को कभी दिए जाते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा सफर करने की जरूरत पड़ती है। जबकि घोन को अपने सभी पासपोर्ट देने के लिए मजबूर किया गया था। एक फ्रांसीसी पासपोर्ट उनके टोक्यो वाले घर में प्लास्टिक पेटी में सुरक्षित रखा हुआ था, जिसका कॉम्बिनेशन लॉक सिर्फ उसके वकील ही जानते थे। लेकिन टोक्यो को छोड़ने से पहले घोन ने सील तोड़ दी थी और कानूनी पासपोर्ट के बल पर वे लेबनान में दाखिल हुए। इसी तर्क का उपयोग कर रहे हैं लेबनान के अधिकारी जापान की घोन प्रत्यर्पण अनुरोध को इनकार करने के लिए। एक दिन बाद जब उसके भागने की खबर फैली, जापान और दुनिया में हलचल मच गई। उसके वकील खुद हक्का बक्का रह गए। मुझे भी आप सभी के जैसे कुछ भी पता नहीं था। घोन की हर चाल पर नजर रखी गई थी, हर टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड की गई थी और तो और उसके ईमेल भी ब्लॉक किए गए थे। बावजूद इसके योजना कैसे कब बनी, ये अब भी रहस्य बना हुआ है। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि उनके परिवार वाले, खासकर उनकी पत्नी कैरोल, जिन्होंने 9 महीने पहले ही जापान को छोड़ा था, उनके भागने की साजिश में हाथ बटाया था। लेकिन घोन इससे ज्यादा कुछ बताते ही नहीं। मैंने अकेले ही अपने भागने की योजना बनाई थी। मेरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं था, और हो भी कैसे सकता है। मुझे तो अपनी पत्नी से बात करने के लिए भी अदालत की अनुमति लेनी पड़ती थी। आखिरी बार घोन ने कैरोल से बात क्रिसमस के दिन की थी, वो भी 8 महीने में सिर्फ दूसरी बार, अपने वकील के सामने, जिसे पूरी बात रिकॉर्ड करने के लिए अदालत ने आदेश दिया था। बाय, आई लव यू हबीबी। कैरोल पिछले 9 महीने से दुनिया भर की सरकारों से मदद मांगने में जुटी थी। ये मेरे जीवन का सबसे कठिन समय रहा। घोन आजाद जरूर है, लेकिन अपने देश के बाहर नहीं जा सकता। जापान ने अभी तुरंत एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। उनके नए वकील ने एक अपूर्व विकल्प का प्रस्ताव दिया। जापान क्यों ना घोन का मुकदमा लेबनान में चलाए? जापान के पास शायद अब कोई चारा नहीं, बजाय ये कि वे खुद कोई चाल खेलकर घोन को सौदेबाजी में वापस ले आए। किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, देखते रहिए। बिस्बो की शायरी। बैठ ढोल में भाग गए चतुराई से घोन, साजिश में संग घोन के पता नहीं था कौन। माथा पच्ची में लगी जापानी सरकार, चतुराई में घोन से मिली है उसे हार। बिस्बो कहता कौन अब खोलेगा ये पोल, घोन वहां आजाद हो बजा रहे हैं ढोल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।